नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर राजस्थान जीके बाय अभिषेक शर्मा में। दोस्तों, पिछले जो ये वीडियो था राजस्थान के क्वेश्चन पेपर की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, उसमें अपन साल्ट इंस्पेक्टर के जो राजस्थान जीके से रिलेटेड जो साल्ट इंस्पेक्टर 2018 की वैकेंसी में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में अपन ने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 25 तक डिस्कस कर लिया था। उसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर 26 से 50 है, उसको आज अपन इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। कल जो मैंने वीडियो आप लोगों के बीच में अपलोड किया था, जिसमें मैंने 1 से 25 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और आज के इस वीडियो में अपन जो आगे बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में करके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि अपन ने एक ही क्वेश्चन से पूरा पोस्टमार्टम करके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, किसी में 2 बन रहे थे, किसी में 4 बन रहे थे, किसी में 5 बन रहे थे, हमने सारे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो ये केवल पेपर सॉल्यूशन नहीं है आप लोगों के लिए, ये पूरी सीरीज आपको नए जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आपके साथ क्या कराएगी, रूबरू कराएगी। देखिए होता क्या है कि आपको इधर तो आपको थ्योरी तो आपने को पढ़नी है, देखिए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप पूरा बुक से या जो भी हमारे वीडियोज़ हैं उनसे थ्योरी नहीं पढ़ लेते, तब तक आपको ये क्वेश्चन सीरीज बेनिफिशियल नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों को पैरेलल चलाते हुए हम हमारे चैनल पर क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ आपके जो कंटेंट है दोनों अपलोड कर रहे हैं। तो आप जो मैक्सिमम हमारे इस चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, अपन इसको आज स्टार्ट करेंगे और एक एक करके इन सारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस पे सीरीज का है उसको अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन था लास्ट हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में, यहाँ तक अपन ने कर लिया था कि बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था। मैंने आपको बताया था कि राव जो बूंदी के शासक थे महाराव उमेद सिंह, उनके काल में रंगविलास महल का निर्माण कराया गया, जिसे बूंदी की चित्रकला के नाम से जाना जाता है। और अपन ने पढ़ा भी था बूंदी की चित्रकला पशु पक्षियों के चित्रण के लिए, जो ये शैली है बूंदी की शैली, वो बहुत प्रसिद्ध है। पशु पक्षियों के चित्रण के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसी सीरीज में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बनी ठनी पेंटिंग किस चित्रशैली से संबंधित है। तो दोस्तों बहुत अच्छी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह आपके राजस्थान की किशनगढ़ चित्रकला की शैली से संबंधित है। क्या है बनी ठनी, तो उसकी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। बनी ठनी जो चित्र है वो आपके किशनगढ़ के एक शासक थे जिनका नाम क्या, सावंत सिंह जी। जो महाराजा सावंत सिंह थे उन्होंने इस चित्र की क्या की है, रचना की है। नागरी दास के नाम से उन्होंने इस चित्र की रचना की। और ये जो चित्र हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो सावंत सिंह जी की प्रेमिका है उनका ये चित्र है। और जो एरिक डिक्सन है, एक जो इतिहासकार हुए थे इनका नाम क्या था, एरिक डिक्सन, उन्होंने इस चित्र को राजस्थान की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा या मारवाड़ की मोनालिसा की संज्ञा दी है। तो ये जो चित्र है वो आपका कौन सा है, बनी ठनी चित्र है, जो कि आपकी कौन सी शैली में है, किशनगढ़ की शैली में है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी, एक ये आपका किशनगढ़ शैली में है, दूसरा इसे क्या कहा जाता है, भारत या राजस्थान की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो चीज़ आपको इसके साथ याद रखनी है, इसका चित्रण जो है वो किसने किया है, नागरी दास ने, या फिर आप कहेंगे किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह, जिन्होंने बाद में स्वराज पाठ सब छोड़ दिया था और उन्होंने क्या कर लिया था, ये उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके नागरी दास रख लिया और उसके बाद उन्होंने इस तरह के चित्र की चित्रण किए। आगे चलते हैं, सहजो बाई के गुरु कौन थे। तो चरणदास जी जो जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की, उन चरणदास जी की एक शिष्य थी जिनका नाम क्या था, सहजो बाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। हवा महल का वास्तुकार कौन है। तो दोस्तों आपको पता होगा, यह हवा महल जो कि कितनी 5 मंजिला इमारत है। हवा महल जो कि कितनी मंजिला है, 5 मंजिला इमारत है, जो कि कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो किसने किया है, लालचंद ने किया है। इनके जो आर्किटेक्चर है वो कौन थे, लालचंद जी थे, जिन्होंने इसका क्या किया, पूरा डिजाइन तैयार किया और इनका निर्माण उनके मार्गदर्शन में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर ने दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था। हु वाज सेंट बाय द अकबर, हु वाज सेंट बाय द अकबर इन दिसंबर 1573 टू कंसिलिएट प्रताप। तो देखिए 19 जो दिसंबर आपके 1573 है, उसमें जो राजा टोडरमल थे, जो कि बीकानेर अकबर के नौरत्नों में से एक थे, वो आए थे अकबर
महाराणा प्रताप को ये समझाने के लिए कि वो अकबर की क्या कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन जो चारों ऑप्शन है उनसे एक और भी पूछा जाता है कि कौन इस क्रम में पहले आया, कौन बाद में आया। तो आपको याद रखना है जलाल खां जो कि सबसे पहले आए थे, फिर उसके बाद आए थे मान सिंह, फिर आए थे आपके भगवंत दास, और अंत में सबसे अंत में दिसंबर आपके 1573 में कौन आए थे, टोडरमल। तो इस तरीके से ये आपके चार दूत हैं जिनको वो भेजते हैं अकबर अलग अलग महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। अंतिम है जो वो टोडरमल है, आपको ये पता होगा अंतिम कौन है, टोडरमल है, जो आपका मूल क्वेश्चन यही है। तो इस प्रकार उन्होंने चारों को भेजा था। तो ये जो याद रखने की ट्रिक है, एक आपको ट्रिक याद रखनी है, जमा बाटो। जो पत्थर है वो क्या है, जमा हुआ है। तो ज से जलाल खां, मा से मान सिंह, भ से भगवंत दास और ट से टोडरमल। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए इसके बाद जब महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तो फिर अपन देखते हैं कि 1576 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। आगे है नारायणी देवी वर्मा, क्वेश्चन आपके सामने। नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थी। तो दोस्तों ये आपके मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी दोनों ही। देखिए जो नारायणी देवी वर्मा है वो माणिक्य लाल जी वर्मा जो थे, जो कि उस समय आपके चाहे विजोला किसान आंदोलन हो चाहे मेवाड़ प्रजामंडल हो, उनमें सबसे सक्रिय थे। उनकी क्या थी, पत्नी थी। तो आपको याद रखना अगर कि माणिक्य लाल वर्मा जी की जो पत्नी थी नारायणी देवी, तो उनका संबंध भी किससे होगा, मेवाड़ प्रजामंडल से ही वो संबंधित होंगी। तो ध्यान रखना ये किनसे संबंधित है, मेवाड़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट जो है आपका कि भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। इनमें से कौन थी जिन्होंने कोटा से थी, उन्होंने जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया, तो उनका नाम क्या है, कमला स्वाधीन है। ज़्यादा इनके बारे में अपन डिटेल में नहीं बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राजस्थान जो कि राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया था का उद्घाटन किसने किया। संयुक्त राजस्थान जो कि राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया था का उद्घाटन किसने किया। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए राजस्थान के एकीकरण की अपन बात करते हैं तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में, 7 चरणों में जो है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ था। और ये जो इसका अंतिम चरण है वो 1 नवंबर 1956 को आपके क्या हुआ था, पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ था। जो प्रथम चरण है वो आपका क्या था, मत्स्य संघ था, जिसमें आप पढ़ते हैं कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 जिलों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया था। जो दूसरा था उसमें पूर्वी राजस्थान जिसमें हाड़ौती क्षेत्र की और जो ये इसके आसपास की जितनी भी रियासतें थी छोटी बड़ी, उन्होंने मिलाकर पूर्वी संघ की क्या किया था, निर्माण किया था। जब इस पूर्वी संघ में मेवाड़ को मिला दिया गया, मेवाड़ के तत्कालीन शासक भोपाल सिंह जी ने ये इस बात को मान लिया कि वो एक पूर्वी संघ के साथ अपने क्या करेंगे, विलय करेंगे। तब जाकर संयुक्त राजस्थान की क्या हुई, स्थापना हुई। और ये राजस्थान के एकीकरण का कौन सा, तीसरा चरण था। राजस्थान के एकीकरण का कौन सा, तीसरा चरण था। तो इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में जो आपके जोधपुर और इन सब रियासतों को क्या कर दिया गया, मिलाया गया था। और इस प्रकार चौथे चरण में ये जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो मेवाड़ और पूर्वी संघ के साथ आकर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और ये जो रियासतें थी ये सारी इनके साथ आकर क्या, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो इन सब के साथ आकर मिल गई, किसके साथ, पूर्वी संघ और मेवाड़ के साथ। उसके बाद आपके अगले चरण में अपन पढ़ते हैं 5वें चरण में, जब आपके मत्स्य संघ को इन सब के साथ विलय कर दिया जाता है। छठे चरण में अपन देखते हैं कि इसके बाद छठा और सातवां चरण होता है। सातवां चरण में अपन अजमेर और इनका विलय करते हैं। और एक चरण आता है जब अपन अजमेर जो कि सी श्रेणी का प्रदेश था उसको बाद में विलय किया जाता है। सातों चरण इस प्रकार पूरे होते हैं। नेक्स्ट जो आपका है मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि किस स्थान पर आयोजित होता है, तो वो कहाँ आता है, तिलवाड़ा में। ये तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, आपके बाड़मेर में। बाड़मेर में जो है यह मल्लीनाथ पशु मेला। ये क्वेश्चन देखिए इस पेपर में 2 बार आ गया था। हाँ ये पता नहीं क्या किस प्रकार से इसका पेपर का अरेंजमेंट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके 2 बार आता है। तो जो नेक्स्ट जब लास्ट में ये क्वेश्चन आएगा तब अपन इसको और डिस्कस करेंगे। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार के मरुस्थल का भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूणी बेसिन। देखिए दोस्तों इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह का आपका विजन चतुष्कोण है, क्या है, आकृति का राजस्थान। अपन देखते हैं कि इस प्रकार की आकृति का राजस्थान है। ये लगभग जैसा बना आप एज्यूम कर लें कि ये राजस्थान है विषम चतुष्कोणीय आकृति का। तो ये जो क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला, ये इसके राजस्थान के बीचों बीच में विकर्ण में
के रूप में निकलती है, जो अपन पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। इधर वाले क्षेत्र में अपन पढ़ते हैं कि यहाँ चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से आपके चंबल नदी प्रवेश करती है और उसके बाद ये कोटा और इधर बहती हुई आगे यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ऐसा कैसे अपन पढ़ते हैं, इधर जो आपका राजसमंद है वहाँ से कौन सी बनास नदी का उद्गम होता है। जो माही नदी है वो एमपी से आती है और आपके नीचे से बहती हुई जो आपके बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से बहती हुई वो क्या होती है, वापस चली जाती है आगे गुजरात में। तो इस प्रकार ये जो 3 नदियाँ हैं, बनास, माही और आपके चंबल, ये तो अरावली के इधर वाले क्षेत्र में बहती है। तो ये जो थारका मरुस्थल है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, थारका मरुस्थल तो राजस्थान के पश्चिम भाग में। तो केवल एक नदी जो कि कहाँ, जिसका उद्गम कहाँ से, अजमेर के नागपाड़ से होता है और जो यहाँ से बहती हुई आगे बालोतरा तक बहती हुई आगे जाके कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, और वो नदी आपकी कौन सी है, लूणी नदी है। इसलिए जो आपके इसका आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा क्या हो जाएगा, लूणीन बेसिन। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है, तो अपन पढ़ते हैं दलहन जितने फसलें जो भी होती हैं, दालें जो भी होती हैं, वो आपके क्या करती हैं, मृदा में नाइट्रोजन की क्या करती है, वृद्धि करती है। क्वेश्चन है, नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है। देखिए इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी तंत्र से नहीं जुड़ी हुई है। तो देखिए दोस्तों, अपन समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग नदियों की। ये आपके राजस्थान है, इस राजस्थान में काली सिंध नदी जो कि झालावाड़ में से प्रवेश करती है और आगे जाकर आपके किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध जो कि किस में आगे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जो कि कोटा से होते हुए आगे जाके यमुना में, और यमुना आगे गंगा में जाके मिलती है, और गंगा आगे जाके ब्रह्मपुत्र के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो काली सिंध नदी आपकी कहीं ना कहीं जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ऐसे कैसे, अपन अगर बात करें बनास जो कि राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, वो यहाँ से आकर आपकी कौन सी नदी में, चंबल नदी में मिल जाती है। ऐसा कैसे, जो बाणगंगा जिसका उद्गम का बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से, वो आगे जाकर यूपी में आपके किस में मिल जाती है, यूपी में जाते जाते वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये सारी नदियाँ आगे जाकर किस में, आपके यमुना नदी में मिल रही है। यमुना के बाद गंगा और गंगा के बाद बंगाल की खाड़ी में जा रही है। केवल एक माही नदी ऐसी नदी है जो आपके इस पूरे तंत्र में नहीं बहकर आपके कहाँ पर जाती है, जो आपके मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में बांसवाड़ा से होने के बाद ये नदी आगे आपके कहाँ चली जाती है, अब अरब सागर में चली जाती है। ये जो आगे हैं अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसलिए केवल इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि माही नदी है वो आपके बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से नहीं जुड़ी है, बाकी सारी नदी आपके बंगाल के खाड़ी तंत्र से जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो 1070 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर है, जो कि आपके राजस्थान के 4 जिलों में बटी हुई है। देखिए राजस्थान अपनी संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ बनाता है, जो कि आपके श्री गंगानगर, 4 जिले जो हैं जिनके नाम अगर मैं बोलूँ, श्री गंगानगर, उसके बाद आपका बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन चारों जिलों में आपके यह सीमा क्या की जाती है, विभक्त होती है। तो इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार की बॉर्डर है जो आपके कहाँ से, श्री गंगानगर से होके, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन 4 जिलों में की जो सीमा है वो आपके पाकिस्तान के साथ लिखती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है। निम्न में से किसे डांग की रानी कहा जाता है, करौली को। डांग क्या क्षेत्र है, देखिए जो आपके चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसके आसपास में जो बीहड़ वाला जो क्षेत्र है, उन बीहड़ वाले क्षेत्रों को डांग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है अलवर जो आपका है, धौलपुर, करौली और इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, और इनमें करौली को क्या कहा जाता है, डांग की रानी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बोराट का पठार, अपन को पता है बोराट एक पठार है, सही है ये। शेर अरावली की चोटी है, ये भी एक सही है। और जो गग्गर है वो उसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो आपका नागपानी जो है वो अरावली का दर्रा नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, नहीं पूछा है तो नहीं क्या हो जाएगा, अरावली का दर्रा। बाकी गगर को मृत नदी के नाम से जाना जाता है, बोराट को पठार है, और शेर क्या है, अरावली की एक चोटी है। चलिए साहब, इनमें से
कौन सा क्षेत्र राजस्थान में थानावेट के जलवायु प्रदेश में, राजस्थान में थानावेट के जलवायु प्रदेश में EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता। देखिए जलवायु के अलग अलग अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जलवायु के अलग अलग क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं, तो एक अपन पढ़ते हैं थानावेट का क्लासिफिकेशन, उसमें ये जो क्षेत्र है इसमें कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है वो इसमें नहीं आता है। बाकी ये जो तीनों क्षेत्र हैं वो शुष्क प्रदेशों के लिए ये बात कर रहा है, तो जो शुष्क प्रदेश है उसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तीनों आते हैं, तो यह हनुमानगढ़ इसमें नहीं आता, हनुमानगढ़ को शुष्क क्षेत्र में नहीं। जो EAD है वो किसकी बात करता है, ये EAD है वो शुष्क क्षेत्र की बात करता है, और ये शुष्क क्षेत्र में आपके बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर तीनों जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्थे को प्राप्त किया जाता है। तो जो खेर वृक्ष है, देखिए अपन एक राजस्थान में जनजाति पढ़ते हैं, कथोड़ी जनजाति, जो कि कत्था उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जो कि खेर के वृक्ष से आपके क्या प्राप्त करती है, कत्था, वही आपको जो पान में यूज़ लेते हैं, जिसको पान जो खाते हैं उसमें कत्था जो लगाया जाता है, उसी कत्थे का जो है वो खेर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और इसके लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है, कथोड़ी जनजाति जानी जाती है। क्वेश्चन आपका यह है कि यह कौन से वृक्ष के, जो खेर वृक्ष है उसके कौन से भाग से, जो बीच का जो मध्यवर्ती लकड़ी होती है, देखिए ये जो तना है, उस तने के जो छाल है उस छाल को हटाएंगे, तो उसके बाद जो आपकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी से आपकी क्या कत्था प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में राज्य पर्यावरण नीति कब से लागू हुई। राजस्थान में राज्य पर्यावरण नीति 2010 से लागू हुई। इसके अनुसार राज्य के कुल भूभाग के 33% या 1/3 भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। और यह नीति कब लगाई गई, 2010 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने एक ही आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत जी ने एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया था। क्योंकि यह एक ही आंदोलन जनजातीय से संबंधित था, भील जाति से संबंधित आंदोलन था, इसलिए से अपन जनजातीय आंदोलनों में पढ़ते हैं। इसका जो शुभारंभ है, क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि एक ही आंदोलन का शुभारंभ कहाँ से हुआ। तो एक ही आंदोलन का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ में एक जगह है जिसका नाम है मातृकुंडिया। उस मातृकुंडिया बांध के किनारे से इसका क्या हुआ, मातृकुंडिया जो एक बांध है उस बांध के पाल से इसका क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। और ये मातृकुंडिया बांध कहाँ पर है, रासमी चित्तौड़गढ़ में, यहाँ से इसका क्या किया गया था, प्रारंभ किया था। ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो बेगू के किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन है, जिसके बाद में स्थापना की गई थी इसके आंदोलन की जांच करने के लिए। राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर खुशहाल सिंह। देखिए ठाकुर खुशहाल सिंह जो थे वो किससे नाराज थे, जो मारवाड़ के शासक थे महाराजा तख्त सिंह, उनसे वो क्या थे, तत्कालीन कारणों की वजह से वो क्या थे, नाराज थे। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। और 1857 की क्रांति में आउवा के जो आपकी सेना थी, एरिनपुरा छावनी की, जो पाली के एरिनपुरा छावनी की जो सेना थी, उसका इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया। और जो मारवाड़ की राज्य की जो सेना थी, जो अंग्रेजों और मारवाड़ राज्य की सेना और एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी थे, उनके खुशहाल सिंह के नेतृत्व में इनके बीच में क्या हुए, 2 युद्ध हुए। उन दोनों युद्धों की मैं यहाँ बात कर लूँगा। पहला युद्ध आपका हुआ है बिठोड़ा का युद्ध, कई जगह आपको बिथोड़ा मिलता है, कई जगह बिठोड़ा मिलता है। और दूसरा जो आपका हुआ चेलावास का युद्ध, ये दोनों ही जगह पाली में है, पाली जिले में ये दोनों ही जगह हैं, आउवा भी पाली जिले में है। तो ये जो बिठोड़ा का युद्ध होता है ये होता है आपका 8 सितंबर 1857 को, और ये जो होता है वो आपका होता है 18 सितंबर 1857 को। ये जो दोनों युद्ध हुए थे, इसमें पहले युद्ध बिठोड़ा के युद्ध में अपन पढ़ते हैं कि जो ठाकुर खुशहाल सिंह हैं, उन्होंने जो आपके ओगाड़ सिंह थे, जो कि किसके, मारवाड़ की सेना के क्या थे, आपके सेनापति थे, उनको क्या कर दी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद ये युद्ध आपके हार जाते हैं, जो मारवाड़ की सेना होती है। उसके बाद पैट्रिक लॉरेंस जो कि तत्कालीन एजीजी थे, उनके नेतृत्व में आते एक सेना आती है और उस क्रांति का क्या करती है, दमन करती है। उससे पहले जो आपके चेलावास का युद्ध होता है, उस चेलावास के युद्ध में जो है वो जो मारवाड़ के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, सॉरी पॉलिटिकल एजेंट थे, जिनका नाम क्या, पैट्रिक लॉरेंस। उन पैट्रिक लॉरेंस को जो ठाकुर खुशहाल सिंह है वो क्या करते हैं, सॉरी जो एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे मिसकंसेप्शन मिक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें। चलिए देखिए, ठाकुर खुशहाल सिंह है वो जो आपके राजस्थान के जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, उनके नीचे मारवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट थे कौन, मैक मोशन।
उन मकमोशन की यहाँ पर क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में उनकी गर्दन काटकर आउवा के जो किला है उसके ऊपर उनकी गर्दन, जो आउवा के किला का प्रवेश द्वार है वहाँ पर क्या कर दी जाती है, लटका दी जाती है। तो एक ऐसी आउवा में कहावत काफ़ी सालों तक प्रचलित रहती थी कि ढोल बाजे थाली बाजे और बाजे बागियो और अंग्रेज भी गर्दन काटन किला मत टाँकियो। इस तरह की कहावत अपने को कहाँ देखने को मिलती है? आउवा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। देखिए यहाँ से दो तीन चीज़ में और आपको फैक्ट जोड़ना चाहूँगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके कौन है? टीकाराम जी पालीवाल, है ना। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम जी पालीवाल। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रथम राज्यपाल राजस्थान के कौन थे? श्री गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी। तो ये आपको कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, जो आउवा का विद्रोह है, तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड हमारा वीडियो है ना, 1857 की क्रांति से रिलेटेड हमारा पूरा वीडियो इसी चैनल पर मैंने पूरा डिटेल में डाल रखा, तो आप आराम से उस वीडियो को देख के पूरी 1857 की, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है उसको आराम से आप समझ सकते हैं। चलिए अगला है, पाटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पाटवों की हवेली। तो देखिए हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा आपके? जैसलमेर हो जाएगा। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। और जो अन्य अपन बात करते हैं थोड़ी सी जैसलमेर की, तो यह कहाँ के भाटी राजवंश का प्रमुख केंद्र था, जिसका जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है? स्वर्णगिरी दुर्ग। देखिए दो दुर्ग पड़ते, एक सुवर्णगिरी और एक स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी जो सोने की भांति पीले पत्थरों से निर्मित चमकता है, इसलिए इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। जैसलमेर का दुर्ग जो कि राजस्थान का एक लिविंग फोर्ट है ना, जिसे बुर्जों का किला भी कहा जाता है, वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। और यह इसका जो है राव जैसल ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों अगली बात करेंगे अपन, जयपुर में के गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने कराया? सवाई जय सिंह जी ने। किसने कराया? सवाई जय सिंह जी ने। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दशहरे के पर्व पर। दशहरे के ऊपर अपन क्या करते हैं? खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ त्यौहार यहाँ पर आए हैं तो मैं एक करके इनके बारे में बात कर लेता हूँ कि कब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर, आपको पता है ईश्वर और गणगौर की पूजा, जयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है। और ये जो होता है आपका चैत्र का शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये आपका गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तीज जिसे अपन क्या कहते हैं? छोटी तीज। दो प्रकार की तीज मनाई जाती है, एक तो आपकी कौन सी? सातुड़ी तीज, है ना। ये जो सातुड़ी तीज होती है वो कब मनाई जाती है? श्रावण मास में। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे छोटी तीज भी कहते हैं। एक होता है आपकी कजली तीज, और कजली तीज को आपको पता होगा, कजली तीज का मेला कहाँ भरता है? बूंदी में। ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, जिसे बड़ी तीज कहते हैं अपन। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बड़ी तीज के नाम से, जिसे अपन क्या कहते हैं? बड़ी तीज भी कहते हैं। और कजली तीज का मेला कहाँ भरता है? बूंदी में, है ना। कजली तीज का मेला कहाँ भरता है? बूंदी में। इसके अलावा होली आपको पता है फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और दशहरा जो है वो कब मनाया जाता है? अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में की दशमी को। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, कल्याण जी का मेला, है ना। कल्याण जी का मेला कहाँ आता है? डिग्गी। और डिग्गी कहाँ पर है? जयपुर में। डिग्गी कहाँ पर है? सॉरी, डिग्गी कहाँ पर है? मालपुरा टोंक में। डिग्गी कहाँ है? मालपुरा टोंक में। तो यहाँ पर क्या किसका मेला बढ़ता है? कल्याण जी का मेला बढ़ता है। अब ये कल्याण जी का मेला कब बढ़ता है दोस्तों, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये कल्याण जी का मेला जो बढ़ता है वो बढ़ता है आपकी जल झूलनी एकादशी को। कब बढ़ता है कल्याण जी का मेला? जल झूलनी एकादशी, 11 जिसको अपन बोलते हैं। अब ये फिर एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो गया, कब मनाई जाती है जल झूलनी एकादशी? तो अपन याद रखेंगे भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 11। दोस्तों जितनी भी एकादशी आती है, आप मेरे से एक फैक्ट याद रख लीजिए यहाँ से, राजस्थान में जितने भी एकादशी के जितने भी त्यौहार है, चाहे वो निर्जला एकादशी हो, चाहे आपकी जल झूलनी एकादशी हो, चाहे देवसैनी हो,
है ना। ये जितनी भी एकादशियां हैं वो सारी हमेशा शुक्ल पक्ष में ही मनाई जाती है। तो आप नो डाउट केवल मंथ याद रख लीजिए, बाकी शुक्ल पक्ष की एकादशी आप 100% टिक करके आ जाइए, कोई भी आपके चांसेस नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से किन की स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला, मैंने अभी आपको बताया ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, इसी एक ही एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार आया है। ये कोइंसिडेंस ही होता है, बहुत लक होता है, और जिसके सही हुआ उसके दोनों सही हो गए, जिसके गलत हुआ उसके दोनों ही गलत हो गए। अभी अपन ने बात की थी मल्लिनाथ जी के स्मृति में तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला पड़ता है, जो कि कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, आपकी लूणी नदी के किनारे पड़ता है। और यह मेला आपके कब से कब तक भरा जाता है, चैत्र कृष्ण की 11 से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 11, 15 दिन तक ये कंटिन्यू पशु मेला चलता है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी से होली के बाद 11वें दिन ये मेला भरता है, और उसके बाद 15 दिन तक ये कंटिन्यू मेला चलता है। इस मेले में जो मुख्य प्रसिद्ध चीज़ें, इसमें जो सांचौरी नस्ल के जो बैल होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, सांचौर जालौर में है तो सांचौरी नस्ल के जो बैल हैं उनकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, बिक्री होती है। इसके अलावा जो मालाड़ी नस्ल के घोड़े और ऊँट हैं उनकी भी यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्रय विक्रय होता है। इसीलिए आपके मेला तिलवाड़ा का पशु मेला क्या है, प्रसिद्ध है। कि पूछा जाए कि आपके किसके लिए ये मेला प्रसिद्ध है, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये है जो हैं आपके सारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 26 to 50 जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों अपने कंपटीशन की तैयारी को मजबूत बनाते जाइए। डे बाय डे जैसे एक एक ईंट जुड़कर एक पूरा मकान बनता है, एक भवन का निर्माण होता है, वैसे ही रोज़ थोड़ा 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 इसी प्रकार से आप जुड़ते जाएंगे और एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। थैंक यू सो मच।